इसलिए बेईमान इंस्टीट्यूशंस नहीं हो गए सीबीआई और ईडी कि वो विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं, वो विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए बेईमान नहीं हो जाते हैं, बेईमान इसलिए होते हैं कि जो बड़े चोर हैं, जो सबसे बड़े चोर हैं, उनको छोड़कर जिनके ऊपर इल्जाम है छोटी चोरी करने के, किस तरह का बड़े चोर आप किसे कहना चाहते हैं? जितने भी आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिनको आप पड़ोस में अपने देखिए, सबसे पहले कोई छोटा सा घर वाला था, किसी के पास मोटरसाइकिल और स्कूटर भी नहीं थी, आज वो बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहा है। हर एक व्यक्ति से मैं गुजारिश करता हूं देश के, अपने चारों तरफ इधर उधर नजर घुमा के देखें कि बीजेपी और आरएसएस का ये व्यक्ति, ये कल तो बिल्कुल ये पटियाल टूटी चप्पलों में घूमता था, आज ये डिजाइनर कपड़े पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े, ये चोर है। प्रधानमंत्री से इंसान उसके ऊपर जाए तो वो चोर है, चोरी करके जाए तो चोर है, अगर मेहनत करके जाए तो वो धीरे धीरे जा पाता है, ठीक है। लेकिन मोदी जी का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उनकी तब की फोटो देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब की फोटो देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब की फोटो देखिए, तो साफ नजर आता है कि कैसे ग्राफ ऐसे गया, जैसे अडानी का ग्राफ ऐसे गया ऊपर। अरुण जेटली जी की डेथ हुई और उसका मोदी जी के चेहरे पर टिप्पणी कर रहे हैं सर? नहीं, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ उन्हें कि क्या थे और क्या हो गए। मैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ऐसा मेकओवर करने के लिए उनको कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ मैं। तो मोदी जी कितने सुंदर लगते हैं, आप देखिए कितने जबरदस्त सुंदर लगते हैं, तो कितनी बड़ी टीम को मुबारकबाद दे। टीम की संस्कृति में भूल जाते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उनकी टीम को मुबारकबाद ना दूं मैं, आप ये ज्यादती कर रही हैं। क्या से क्या कर दिया उन्होंने, तो मैं उनको मुबारकबाद भी ना दूं? नहीं, मैं दूंगा उन्हें मुबारकबाद, जबरदस्त उन्होंने काम किया है। और जो उनकी टीम, एक तो उसकी वीडियो भी आ चुकी है, वो कई घंटे लगाती है उनका मेकअप करने में, तो उसको मुबारकबाद ही मुबारकबाद है। अब ये मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, इतना तो रुतबा बनता है ना। मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ, इससे भी ज्यादा बन नहीं पा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ी उनकी बुराई भी करूंगा कि इससे भी बेटर लग सकते थे मोदी जी, तो उनको दूसरी टीम भी एक एंगेज करनी चाहिए, थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए, इससे भी सुंदर लग सकते हैं। हालांकि वो बेहतरीन सुंदर लग रहे हैं आजकल। लेकिन सर मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसी हैं, सीबीआई या ईडी जो भी है, सब अपने तरीके से काम। मैं वही उसी पे मैं कह रहा था, मेरी बात समाप्त नहीं होने दी आपने। अडानी कुछ नहीं था, सब कुछ लूट लिया उसने, उसको ईडी नहीं पकड़ रही। ये है अंबानी, कुछ नहीं था, सब कुछ लूट लिया। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति, ऐसे बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जिनके घरों से पैसे एकदम फ्लड की तरह गिर रहे नीचे। कहीं भी एक एमएलए के घर रेड कर लो, जिसके यहाँ गलती से हो जाती है, मतलब कोई इंटरनल खटपट हो गई तो किसी ने अंदरूनी रेड करा दी। जैसे कल को अमित शाह के घर, मोदी जी और अमित शाह की पटना बंद हो जाए, तो मोदी जी अगर अमित शाह जी के घर रेड होगी और इनका पैसा निकलेगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हिमालय जितना पहाड़ बन जाएगा 2000 के नोटों की गड्डियों। तो लेकिन अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये है हमारी परेशानी। ईडी और सीबीआई और दूसरी एजेंसियों का काम ये है कि जो बड़े चोर है, जो देश का 90-95% धन लूट चुके, एक मिनट वो 90-95 जिन्होंने चोरी की है देश की जनता की, जो उनको पहले पकड़े, बाद में छोटे चोरों का नंबर आना चाहिए। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये बेईमानी हो रही है। भ्रष्टाचारी खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं ये करके कि आओ, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आओ, अपना धंधा 100 गुना बड़ा करो और आराम से भ्रष्टाचार करो। अभी तो एक एमपी साहब ने भी कोई महाराष्ट्र में कोई भाषण में उनके मुंह से निकल गया कि अब मुझे ईडी फीडी का कोई डर नहीं है, ईडी का डर नहीं है, तो मतलब अब मैं खुल के, पहले मैं 100 रुपए लूटता था, अब मैं 1 करोड़ रुपए लूट रहा हूँ, यही मतलब था ना उनका। तो ये एक इन्होंने चैनल बना दिया है बेईमानी, लूट, भ्रष्टाचार को सेफली करने का। फुल प्रूफ मेथड है। आरएसएस और बीजेपी ज्वाइन करो, खुल के लूटो घर। हाँ, संस्कार देखिए, संस्कार का मतलब अच्छा और बुरे संस्कार दोनों होते हैं। किसी की नजर में जो है चोरी करना एक बुरी बात होती है, जो ठग होते हैं, और बहुत सारे ठगों की भी एक प्रथा रही है, उनके नजर में संस्कारी कौन होते हैं? जो अच्छी तरीके से ठगी कर सके। तो अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने मुबारकबाद है उनको। अम्बेडकरवादी होते हैं तो अम्बेडकरवादी भी कुछ गलत काम करते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन अम्बेडकरवादी संस्कार उसको बुरा मानते हैं। लेकिन जो मनुवादी संस्कार हैं वो चोरी, डकैती और दूसरों का हक छीन के अपने पास लेने को अच्छे संस्कार मानते हैं। ये फर्क, संस्कार में भी फर्क समझने की जरूरत है। एक तरफ है संस्कार ऐसे, जो जत्थेदार हवारा साहब हैं, वो दूसरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ते लड़ते 28 साल से जेल में,
तो उनके संस्कार तो उन्हें अच्छे नजर नहीं आ रहे मनुवादियों को। सर, मोदी दूसरी जी तरफ तो बिल्किस उसी बानो के काम कर रहे हैं ना, गरीबी से उठकर आए हैं। दूसरी तरफ बिल्किस बानो के संस्कारी हैं, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला का रेप किया, उसकी पूरी जो फैमिली को मारा, उसके आंखों के सामने छोटे से बच्चे का मर्डर किया। वो संस्कारी मनुवादी संस्कारी हैं, अम्बेडकरवादी संस्कारी जगतार सिंह हमारा साहब जत्थेदार जैसे संस्कारी। लेकिन सर मोदी जी भी तो गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबी से उठकर आए हैं ना। सबसे बड़ी ठगी, बेईमानी और लूट जो है बात करके काम ना करना। काम तो कर रहे हैं सर, काम गरीबों के लिए कितना काम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं। हाँ, ये एक काम उन्होंने किया है। जो व्यक्ति 5 किलो अनाज दूसरों को, दूसरे गरीबों को दान में देता था, उसको उस जगह से ले जाके इस जगह पे खड़ा कर दिया, उसको गरीब बनाया पहले, ताकि वो उसको 5 किलो अनाज दे सके। बड़ी मेहनत की है मोदी जी ने, खुशहाल घरों को गरीब बनाया, ताकि वो इस तरह मजबूर हो जाए कि 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी की तरफ। तो मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ, जैसे उनके लुक्स की तारीफ करता हूँ, उसी तरीके से इस टीम की भी तारीफ करता हूँ कि खुशहाल घरों को उन्होंने गरीब बनाया, ताकि उनको दुनिया को ये दिखा सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं 5 किलो अनाज। लेकिन सर अब लगातार अगर देखा जाए तो अभी हिंदू राष्ट्र की बात बहुत हो रही है। तो आतंकवादी हैं, आतंकवाद की बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो वो आतंकवाद कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के बनाया, उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया। क्या लगता है संविधान से काम नहीं हो रहा है? संविधान को खराब साबित करने के लिए सारे मनुवादी लगे हुए हैं। आज जो ये अन्याय कर रहे हैं, जो कोई भी संस्थान, मनुवादी सर आप किसकी तरफ कर रहे हैं, कौन है ऐसा? मनुवादी वो है जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता। मनुवादी वो है जो ठगी करता है, जो झूठ बोलता है, कहता कुछ है करता कुछ है। जैसे सबका साथ सबका विकास कहा, लेकिन सबका सत्यानाश किया। कहाँ सर विकास तो कर रहे हैं ना, विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कहा तो ये कि विश्व गुरु बनाऊंगा, और बना दिया भिखारी। आज चाइना और पाकिस्तान जैसे देश, हम चाइना ने हमारी 2000 किलोमीटर जगह ले ली, और पाकिस्तान रोज हमारे जो कश्मीर है उस पर हमला करवा रहा है आतंकवादियों से। और ये जो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, तो भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि इन्होंने अपमान किया है भारत का वहां जाकर। नहीं, मैं जो समझ पाया हूँ, अब बाकी तो आपको पूछना पड़ेगा जो राहुल गांधी जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे। जो मुझे अंदाजा लगता है वो ये लगता है, सब लोग ध्यान से सुने, कि उन्होंने मेरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मैं भारत के संविधान को और इसके संस्थानों को, भले ही एक संस्थान कितने भी कमजोर कर दिए मनुवादियों ने, इतना ताकतवर समझता हूं कि अगर हम इसका सही से प्रयोग करेंगे, इन संस्थानों का और भारत के संविधान का, तो हम इस मनुवादी व्यवस्था को तोड़ देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। ये मेरा मानना है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि दुनिया में जितने डेमोक्रेसीज हैं उनको जाके ये बताया जाए कि देखो भारत जो है एक लीडिंग लाइट है डेमोक्रेसी की। अगर आज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने देशों में संभाल के रखो अपनी डेमोक्रेसी, कि ये वाली बात यहाँ रिपीट ना हो। तो ये कहने बहुत सारे लोग जाते हैं अमेरिका में भी कि अपने देश की डेमोक्रेसी संभाल के रखो। जब भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है तो कल को तुम्हारे यहाँ ना हो जाए, तुम अपनी डेमोक्रेसी संभालो। इंग्लैंड वाले अपनी डेमोक्रेसी संभाले। मैं राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है उसको इस नजर से मैं देखता हूँ। वहां के लोगों को सलाह देने गए कि आप भी केयरफुल हो जाओ। आजकल भारत जैसे बड़े देश में माहौल जो है ऐसा परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं आपके देश में ऐसा ना हो जाए। एक और बात है, एक धारा 51 है संविधान की, जो ये कहती है कि यूएन में जितने चार्टर हुए वो भारत भी उसका सिग्नेटरी है। तो जो चार्टर हुए डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स के, उसमें हमारा देश भी उसे मानता है। तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। मैं इसका समर्थन ज्यादा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है हम अपनी लड़ाई है, अपने आप इन मनुवादियों को हम ठीक कर देंगे। भारत के संविधान के तहत ही रह के हम इनको यूं ठीक कर देंगे। समय आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ हमें यूएन का सहारा लेना चाहिए, वो भी संविधानिक और कानूनी बात है, क्योंकि धारा 51 में लिखा है कि पूरा दुनिया जो है वो यूएन के चार्टर पे जो जिन देशों ने साइन किए हैं उसके हिसाब से जाके यूएन में भी अपनी बात रख सकता है। देश के जो औपचारिक जो ऑफिशियल डेलीगेशंस होते हैं, इसीलिए जाके अपने देश की रिपोर्ट तक जाके भारत के जो यूएन में अधिकारी जाते हैं देश की रिपोर्ट भी रखते हैं। तो ये फ्रॉडगिरी ना करें, झूठा छदम जो इनका राष्ट्रवाद है मनुवादियों का, उसकी ये बकवास करके दूसरे लोगों को डराए और धमका सकते हैं। हम जैसे अम्बेडकरवादियों को जिनको समझ है ना संविधान की, उनसे बात करें, हम इनकी हर बात का जवाब दें। सर आप एडवोकेट है तो आपसे पूछूंगी, आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उस पे क्या लग रहा है आपको देखकर? इलेक्शन कमीशन को लेकर जो फैसला आया, इतना बड़ा जो फैसला आया, मुझे ये लग रहा है कि जजेस जो है छटपटा रहे हैं, मतलब उनकी सांसें घुट रही है। इसका एक प्रदर्शन तो वो कर ही चुके हैं 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि देश की जनता जो देश की मालिक है आए और हमें बचाए। तो ये जो छटपटाहट है, भले ही अभी जो जजेस बैठे हैं वो भले ही मनुवादी मानसिकता के हों ज्यादातर, लेकिन उनमें भी छटपटाहट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ ना कुछ भारत के संविधान के प्रति इज्जत है। कोलिजियम सिस्टम एक अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर जजों का अपॉइंटमेंट अमित शाह साहब को करना होगा और चंद्रचूड़ साहब को करना होगा, तो हम इस व्यवस्था में से अमित शाह को चुनेंगे या चंद्रचूड़ साहब को चुनेंगे? तो अभी चॉइस ये है, इसीलिए हमें अभी जो चॉइस है उसके हिसाब से काम करना है। कोलिजियम सिस्टम से बेटर सिस्टम आ सकता है, उसको लाने के लिए पहले हमें बेटर सिस्टम लाना है, और वो सिस्टम तभी बनेगा जब हमारी डिमांड एक हो। वो डिमांड ये है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सारी जुडिशरी में। वो डिमांड करनी जरूरी है। और अपॉइंटमेंट जेब के लोग नहीं होंगे, जैसे 131 जेब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में चले जाते हैं। वो जनता की आवाज वाले, जनता के हमदर्द, जनता जिन्हें चुन के भेजे, जनता जिन्हें चाहे वैसे जज बनने चाहिए। जेब वाले जज ना कोलिजियम के अच्छे होंगे ना अमित शाह जी। देखिए, क्या लगता है आपको कि मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई और ईडी के लगातार छापे हो रहे हैं? वहीं अगर अडानी जी की बात करें तो उनपे केवल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है। देखिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए मैं इसीलिए कह सकता हूँ, अभी हमें सबको मिलकर उन्हें बचाना चाहिए। बाद में हम देंगे सजा, अगर उन्होंने कोई गलती की होगी तो हम देंगे सजा उन्हें, मनुवादी नहीं अम्बेडकरवादी सजा देंगे। अभी तो मनुवादी जो ऊपर बैठे हैं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा है, क्योंकि वो बहुत बड़े चोर हैं। मनीष सिसोदिया जी ने अगर की भी होगी तो इतनी सी चोरी की है, और नहीं की या की है वो एक अदालती प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने तो खुले आम इतनी बड़ी, अडानी जी के साथ मिलकर अमित शाह जी ने इतनी बड़ी चोरी की है, उनके लिए नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी चोरी। आपको क्या लग रहा है, आपको सत्येंद्र जैन जी को भी अभी तक बेल नहीं मिली, लेकिन वही भाजपा के जो नेता हैं उनके घर पे अगर कुछ भी पकड़ा जाता है तो उनको दूसरे दिन बेल मिल जाती है। तो और क्या कहलवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? इतने आप खुद ही बता रहे हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है कितनी दबाव में। जो बड़े चोर हैं उनको जमानत दे रहे हैं, जिनके ऊपर बड़े इल्जाम भी नहीं है उनको नहीं दे रहे। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि जनता को पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए, जजों के समर्थन में भी, अदालतों के समर्थन में। जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाखों की एक रैली होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ताकि जजेस जो है उनका हौसला बढ़े कि ये जो ठग आ गए हैं सरकार में, बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें ईमानदारी से न्याय करना। चलिए, लास्ट में यही पूछूं, बाबा रामदेव का बड़ा सवाल हाई रहता है कि मोदी नहीं तो कौन? अब 2024 भी आने वाली है, तो मोदी नहीं तो कौन? सवाल ये नहीं है, ये सवाल बिल्कुल नहीं होना तो चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि हरगिज नहीं मोदी, इसके अलावा कौन बनेगा? क्योंकि ये तो साबित हो गए हैं बेईमान ठग। अब आजमाए हुए को आजमाना बुरा होता है या नए व्यक्ति को आजमाना अच्छा होता है? ये मुझे बता दे कोई भी। एक आदमी को आजमा लिया, उसने चाइना को जमीन दे दी, भ्रष्टाचार कैसा कर दिया, अडानी जी जैसे कई लोग बना दिए, मतलब पूरे देश को नेस्तो नाबूद कर दिया, सिर्फ एक अपनी टीम लगा के अपने आप को सुंदर बना लिया। यही तो किया उन्होंने, और क्या किया है? और जो एक उनकी टीम है जो टेलीप्रिंटर पे उन्हें बताती है वो पढ़ देते हैं जाके। ये दो काम की तो उनकी अचीवमेंट है, उसके अलावा तो उन्होंने सब बर्बाद किया। तो ये तो आजमाए गए, तो काट की हांडी को दोबारा चढ़ाया नहीं चाहिए। तो मोदी जी का तो तय हो गया, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो तय हो गया, इनको तो लाना ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अमित शाह जी कहते हैं पार्लियामेंट में बैठ के कि 2024 में भाजपा आना तय है। नहीं, अगर फ्रॉड का जीतना तय है तो फ्रॉड से जीत सकते हैं वो। मोदी जी ने कहा नहीं, आपने शायद सुना नहीं, मोदी जी ने कहा था मैं अकेला सब पे भारी, 140 करोड़ की जनता मेरा कवच है। ये एकदम सही बोला उन्होंने। वो अकेले ठगी में, फ्रॉड में, चोरी में, डकैती में, झूठ बोलने में, जुमले बोलने में सब पे भारी है। ये तो उन्होंने एकदम 100%, कभी कभी सच भी बोल जाते हैं। जनता कवच है उनका, 140 करोड़ की जनता। ठगों को जब तक वो ठग पा रहे हैं, ठग जब तक ठग पा रहे हैं, तो कवच तो ठगों का वो भोले भाले लोग ही होते हैं ना, जो उनकी ठगी में आते हैं। लेकिन ठगों की ठगी में अब लोग नहीं आ रहे, इसीलिए मोदी नहीं, कोई भी, परंतु मोदी नहीं।